नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप लोगों को पता है, एमएससी साइकोलॉजी के विषय के ऊपर हम चर्चा करते हैं। इसकी वीडियो बना के हम आपके आगे प्रस्तुत करते हैं। तो इसी कड़ी में आज दूसरा स्कूल के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम फंक्शनलिज्म या प्रकार्यवाद के नाम से जानते हैं। प्रकार्यवाद स्कूल है, बहुत ही प्रमुख एवं प्राचीन स्कूल है, जिसकी स्थापना संरचनावाद के विरोध में हुई। यानी कि संरचनावाद के अंदर जो कमियां रही, उन कमियों को, उन आलोचनाओं को दूर करते हुए प्रकार्यवाद की स्थापना की गई। इसमें चेतन तथा व्यवहार की उपयोगिता के ऊपर महत्वपूर्ण माना है, उनके ऊपर बल डाला गया है। इसका जो जन्म है दो महत्वपूर्ण मूल तत्वों को लेके हुआ है। इसमें नंबर 1 तो विकासात्मक सिद्धांत, नंबर 2 है विलियम जेम्स का मनोविज्ञान। अब विकासात्मक सिद्धांत से अब हम मान सकते हैं कि इसके अंदर 3 प्रमुख रूप से जो मनोवैज्ञानिक रहे, उनकी भूमिका थी। स्पेंसर, डार्विन, गाल्टन, ये तीनों मनोवैज्ञानिक इसमें महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करते हैं। जैसे स्पेंसर की जो बुक थी, किताब थी, उसमें प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, और डार्विन की जो बुक थी ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज। तो इस प्रकार से ये जो चीजें हैं, इन्होंने प्रकार्यवाद को काफी प्रभावित किया। नंबर 2 हम इसे मान सकते हैं विलियम जेम्स का मनोविज्ञान। विलियम जेम्स का जो मनोविज्ञान था, इनको प्रकार्यवाद का एक अग्रदूत माना गया है, इनको इसका प्रकार्यवाद का एक अग्रणी माना गया है। इस प्रकार प्रकार्यवाद की स्थापना पुष्ट रूप से ये अपनी जो किताब थी प्रिंसिपल ऑफ अ साइकोलॉजी में कर चुके हैं। उसमें इन्होंने कहा था कि जीवित रहने वाला प्राणी वातावरण में समायोजन करना सीख जाता है। जो प्राणी जीवित रहना चाहता है, वो अपने वातावरण में समायोजन कर लेता है, और उसको जो है जीने में फिर आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और उसका वंश जो है वो चलता रहता है। वास्तव में प्रकार्यवाद को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि अमेरिका का ये पहला एक स्कूल था जिसको अमेरिकन लोगों ने मिलके बनाया था, और वहां पे इसको काफी प्रसिद्धि मिली थी। अब इसको जो मुख्य रूप से इसका निर्माण जैसे हुआ, तो जॉन डीवी 1859 से लेके 1952 तक 1859 to 1952 ये इनका टाइम पीरियड रहा। जॉन डीवी जो है एंजल की सहायता से, एंजल एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनकी सहायता से प्रकार्यवाद की स्थापना की 1894 में। हार्वे कार, जिनका टाइम पीरियड रहा 1873 to 1954, इन्होंने प्रकार्यवाद में काफी अपनी भूमिकाएं निभाई, और प्रकार्यवाद को जो है 7 भागों में बांटा है। अब ये 7 भाग कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर पहला है, इसमें फर्स्ट पॉइंट है मनोविज्ञान की परिभाषा एवं विषय वस्तु। नंबर 2 है अभिग्रहित, पोस्टुलेट जिसको हम बोल सकते हैं। नंबर 3 है इसमें कार्य प्रणाली विधि। नंबर 4 मन शरीर समस्या। नंबर 5 आंकड़ों का स्वरूप। नंबर 6 संबंध का नियम। नंबर 7 चयन प्रक्रिया। अब ये जो 7 पॉइंट दिए गए हैं, 7 पॉइंट बताए गए हैं, ये प्रकार्यवाद में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। हार्वे कार के अनुसार जो मनोविज्ञान था, मानसिक क्रिया या अनुकूली व्यवहार का अध्ययन करता है। मानसिक क्रियाओं का या अनुकूली व्यवहार जो है, उनका अध्ययन करता है। यह मनोविज्ञान की परिभाषा का जो पहला पॉइंट है, उसमें बताया गया है, जिसको एडेप्टिव बिहेवियर के नाम से भी जानते हैं, या एडेप्टिव बिहेवियर भी उसको कहा जाता है। इसमें दूसरा, कार के अनुसार जो व्यवहार है, इसमें 3 गुण बताए गए, 3 गुण बताए गए हैं मनोविज्ञान की परिभाषा है विषय वस्तु को पॉइंट को लेके। इस तरह के व्यवहार में एक अभिप्रेरण उद्दीपक होता है, एक अभिप्रेरण उद्दीपक इसमें होता है। नंबर 2, इस तरह के व्यवहार में संवेदी उद्दीपक होता है। नंबर 3, इस तरह के व्यवहार में इस तरह की अनुक्रिया परिस्थिति को इस ढंग से परिवर्तित कर देती है कि उसमें अभिप्रेरण उद्दीपक की संतुष्टि हो।
अब जैसे कि ये 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल और बता देता हूं। एक अभिप्रेरण उद्दीपक होता है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कोई अभिप्रेरणा की जरूरत होती है और उसके लिए एक उद्दीपक जो हमें अभिप्रेरित कर रहा है उसकी जरूरत है। तो इसमें एक उद्दीपक होता है। नंबर 2 जो संवेदी उद्दीपक होता है, संवेदी जिसका हमें पता चल जाता है, ऐसा उद्दीपक हमें इसमें ये होता है। और नंबर 3 जिसको हम मान सकते हैं कि यहाँ वो एक अनुक्रिया या एक ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें हमारा उद्दीपक या हमारी अभिप्रेरणा शांत हो जाती है, जिसमें ये सारी चीजें हमारी संतुष्ट हो जाती हैं। अब कुछ बातें अभिप्रेरणा को लेकर हम इस बारे में बात करेंगे। जैसे कि इसमें हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, खाना खाने पर भूख की अभिप्रेरणा समाप्त हो जाती है। जैसे हमें भूख लगती है तो हमें अंदर से अभिप्रेरित होते हैं, हम अंदर से एक प्रेरणा आती है कि कुछ खाना चाहिए, हमारे शरीर की एनर्जी कम हो जाती है। तो जैसे ही हम खाना खाते हैं तो वो अभिप्रेरणा हमारी अपने आप स्वाभाविक रूप से वो शांत हो जाती है, वो अभिप्रेरणा हमारी खत्म हो जाती है। इस प्रकार अगर हम देखें तो अनुकूली व्यवहार से दूसरी प्रेरणा जागृत हो जाती है। अनुकूली व्यवहार उन परिस्थितियों के अनुसार जो व्यवहार होता है उसे दूसरी तरह की अभिप्रेरणा हमें जागृत हो जाती है हमारे अंदर। उसको हम कैसे कह सकते हैं, जैसे लकड़ियां काटने की थकान के बीच में आराम। लकड़ियां काटने की एक अभिप्रेरणा होती है, लेकिन उसके बीच में जैसे लंबे टाइम तक हम कार्य करते हैं, थक जाते हैं किन्हीं कारणों से, जैसे कार्य की वजह से ऊर्जा का स्तर जो है ना कम हो जाता है, तो उस समय हमारे शरीर को आराम करने की जरूरत होती है। तो ये दूसरी अभिप्रेरणा उसके अंदर जागृत हो जाती है। अब इसमें तीसरा जो नंबर 2 पॉइंट इसमें जो बताया गया है उसके ऊपर हम थोड़ा सा और विचार करेंगे। अनुकूली व्यवहार कुछ ऐसे संवेदी परिणाम होते हैं जिसमें अभिप्रेरणा अपने आप समाप्त हो जाती है, जिसमें अभिप्रेरणा अपने आप समाप्त हो जाती है। जैसे गर्म बर्तन हाथ से छूट जाना। अगर कोई गर्म बर्तन है जिसके अंदर हमने दूध गर्म किया है, चाय बनाई है, गर्म पानी किया है, या फिर किसी तरह की कोई और गर्म वस्तु है, वो जैसे ही हमारे हाथ में आती है तो वो अपने आप छूट जाएगी। इसमें ये अभिप्रेरणा अपने आप शांत हो जाती है, क्योंकि इसके बारे में हमें जो है बहुत से ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार पॉइंट नंबर 2 पोस्टुलेट के बारे में बात करेंगे, अभिग्रहित जिसको बताया गया है हिंदी भाषा में। तो शुरू में कोई पूर्व कल्पना जो है ना अजम्पशंस नहीं थी ऐसी, लेकिन उसके बाद 1887 में कुछ पूर्व कल्पनाएं बनी। अब ये पूर्व कल्पनाएं कौन कौन सी थी, जो अभिकल्पनाएं जिसको कह सकते हैं, वो कौन कौन सी थी? सभी क्रियाओं की उत्पत्ति किसी न किसी उद्दीपक से होती है। कोई भी प्रतिक्रिया हम जब करते हैं तो उसका कोई ना कोई उद्दीपक होता है, वो हमें प्रभावित करता है या हमें प्रेरित करता है व्यवहार करने के लिए। अब नंबर 2 इसमें हम देखेंगे उपकल्पना या हमारी जो पूर्व कल्पना है। सभी संवेदी उद्दीपकों में कोई ना कोई अभिप्रेरण ही नहीं, व्यवहार भी प्रभावित करते हैं। सभी तरह के जो हमारे उद्दीपक होते हैं, संवेदी उद्दीपक हैं, वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं किसी न किसी तरह से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से। प्रत्येक व्यवहार आंतरिक रूप से अनुकूली, हमारा अंदर से अनुकूली एवं उद्देश्यपूर्ण होता है। बिना किसी उद्देश्य के हम कोई व्यवहार नहीं करते। हमारा उद्देश्य होता है तब हम कोई ना कोई व्यवहार करते हैं, तब कोई ना कोई हम उसमें बात रखते हैं, तब अपने हम विचार रखते हैं। नंबर 4 जो पूर्व कल्पना है उसके बारे में बात करेंगे। व्यवहार एक सतत प्रक्रिया होती है। हमारा व्यवहार लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। जिस तरह से एक साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है, जिस तरह से प्रकृति का नियम है बदलाव, उसके अंदर वो लगातार अपना एक स्वरूप है, उसमें वो चलती रहती है। इस प्रकार व्यवहार हमारा सतत जो चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें उद्दीपक परिस्थितियों में परिवर्तन होता रहता है। जो उद्दीपक की परिस्थितियां हैं उनमें विभिन्न तरह के परिवर्तन इसमें होते रहते हैं और ये व्यवहार हमारा चलता रहता है। जिसे लर्निंग का प्रोसेस हमारा, हमने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, और जब हम सीखते हैं तो उसी तरह से हमारा व्यवहार जो है उसमें कोई ना कोई बदलाव आते रहते हैं। अब नंबर 3 कार्य प्रणाली विधि। अब जो ये कार्य प्रणाली विधि है इसके अंदर हमने
3 महत्वपूर्ण विधि बताई है। कार्यप्रणाली विधि जो थर्ड पॉइंट है, इसके अंदर सब पॉइंट है 3। नंबर 1 आत्मनिरीक्षण, नंबर 2 सामान्य प्रेक्षण, नंबर 3 प्रयोग। अब आत्मनिरीक्षण विधि के बारे में हम पहले इसमें डिस्कस कर चुके हैं। अपने आप का निरीक्षण करना, अपने आप को जानने का प्रयास करना। नंबर 2 सामान्य प्रेक्षण होता है, हम कोई ऑब्जर्वेशन करते हैं, कोई स्वतंत्र ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्रयोगशाला के अंदर ऑब्जर्वेशन करते हैं, इस तरह के प्रेक्षण किए जाते हैं। नंबर 3 प्रयोग, जो एक सामान्य सी बात है। ये पीजी के जो हमारे बच्चे होते हैं, एमएससी के जो बच्चे होते हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं होती कि प्रयोग क्या होता है। नंबर 4 है मन शरीर समस्या। तो इन्होंने जो मानसिक क्रियाएं होती हैं उनको दैहिक मनोदैहिक माना है। मानसिक क्रियाएं मनोदैहिक होती हैं। ये हमारा जो पॉइंट है मन शरीर समस्या को लेके हम पहले भी इसके ऊपर विचार कर चुके हैं। लेकिन मन शरीर समस्या का अर्थ है कि अगर हम मानसिक रूप से किन्हीं कारणों से परेशान हैं, कोई बात है हमारे अंदर, तो हमारा शरीर उसमें थकान महसूस करेगा। और अगर किसी तरह की कोई समस्या हमारे शरीर को है, शरीर के ऊपर कोई थकान है या कोई बात है, तो हमारा जो मन है वो उस चीज से थोड़ा सा परेशान हो सकता है। नंबर 5 है इसमें आंकड़ों का स्वरूप। अब जो आंकड़े हैं उनका स्वरूप कैसा रहेगा, इस बारे में बात करेंगे। तो आंकड़ों का स्वरूप एक सामान्य रूप से हम इसमें आंकड़ों का एक स्वरूप रखेंगे जिसके ऊपर हम स्टडी कर सकते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। एक सामान्य स्वरूप इसमें हम रखेंगे। नंबर है संबंध का नियम। हम एक दूसरे के साथ इसको कैसे जोड़ते हैं, इनका संबंध कैसे, व्यवहार का उद्दीपक का व्यवहार के साथ कैसा संबंध होता है, और हम इसमें विभिन्न तरह के संबंध के नियम इसमें हम देखते हैं। किस वस्तु के साथ या किस व्यवहार का संबंध किस तरह के समायोजन के साथ हो रहा है, इस बारे में हम बात करते हैं। नंबर आखिरी है इसमें 7 चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया के बारे में भी कहा जा सकता है कि जिस वस्तु की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिस समय अनुसार, समायोजन अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जिस वस्तु की हमें आवश्यकता होती है उस वस्तु का हम चयन करते हैं। परिस्थितियों के अनुसार जो वस्तु हमें चाहिए हम उसका चयन करते हैं। तो ये प्रकार्यवाद का एक जो है दूसरा स्कूल था। अब जो तीसरा स्कूल होगा वो गेस्टाल्ट के ऊपर हम बात करेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो जो है ना डाली जा रही है। कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते ऐसा नहीं हो पाया था। अभी इसके अंदर भी अगर आप लोगों को कोई किसी तरह की कोई बात करनी है, कोई पूछना है, कोई सवाल जवाब करना है, तो आप मुझे इस बारे में सवाल जवाब दे सकते हैं। मैं बिना किसी आपके कमेंट के दिए इसमें बहुत ज़्यादा सुधार नहीं कर सकता, लेकिन मैंने देखा है अगर 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है तो उसको बच्चे बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं और उसको सीखते हैं। लेकिन जो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जैसे मेरी पिछली वीडियो बहुत बड़ी थी, तो उसमें बहुत से बच्चों ने उसको नहीं देखा। तो ये एमएससी के बच्चे इसको अगर देखेंगे तो जरूर उनको कोई ना कोई लाभ होगा, परीक्षा में वो इसका फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार एक बार सभी साथियों को।